हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साहित्य अकादमी के स्टॉल में, जहां हम बस थोड़ी देर में अपना कार्यक्रम युवा साहित्य शुरू करेंगे। जो भी साथी जो आसपास हैं और कविता और खासतौर पर युवा कविता सुनने में रुचि रखते हैं, तो वो जरूर इधर आए। आपको भी एक नया स्वाद मिलेगा और हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी प्रोत्साहन और एक तरह का सहयोग भी मिलेगा। तो जो भी आसपास हैं, मैं चाहूँगा कि आसपास आ जाएं आप सब लोग। बस कुछ ही देर में हमारे साथी शुरू करते हैं। 4 कवि हैं आज हमारे साथ, और जो हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली और पंजाबी, तो 4 अलग अलग भाषाओं का हम महसूस करेंगे कि उसकी क्या। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये पुस्तकों का संसार है, पुस्तकों की दुनिया है, और पुस्तक बनती है शब्दों से, और शब्दों के कलाकार होते हैं हमारे लेखक। और लेखक भी हम जान सकते हैं कि एक पीढ़ी वो है जो लिख चुकी है, जिसका हम पढ़ रहे हैं, और एक नई पीढ़ी जो हमारी तैयार होती है, जो भविष्य में हमारे लिए नई उम्मीदें और नया रचनाएँ लाती है। तो साहित्य अकादमी हमेशा ये रखती है कि युवा लोगों को आगे बढ़ाए। तो हमारा युवा साहित्य कार्यक्रम में युवा पुरस्कार हम देते हैं, और एक हमारी नवोदय योजना भी है, जिसमें हम किसी भी युवा की पहली किताब छापते हैं। उनकी कहीं से अगर कोई किताब प्रकाशित नहीं है, और अगर वो प्रकाशन योग्य होती है, कविता, कहानी, नाटक जो भी, तो हम उसको छापते हैं। तो मैं समझता हूँ एक हमारे साथी भी आने वाले हैं, लेकिन मैं शुरू करता हूँ पंजाबी भाषा से। हम शुरू करेंगे। संदीप शर्मा हमारे साथ हैं। तो मैं, क्योंकि स्पेस की कमी है, तो अपने एक एक साथी को बुलाऊंगा, वो पढ़ेंगे, और फिर मैं नए साथी को बुलाऊंगा इस तरीके से। संदीप शर्मा। ये आपका नंबर क्या है? A30। अरे नीचे से वापस क्या? मैम को ऑफ है। अच्छा। तो मैं साथियों के नाम बता देता हूँ जो आज हमारे साथ रहेंगे। संदीप शर्मा पंजाबी भाषा के लिए है, रोलजाई सरकार अंग्रेजी, और 1 मिनट मैडम आप। ऐसे दे रहे हैं। स्वाति छापबड़ी रहेंगे हमारी मैथिली के लिए, और निकिता नैथानी हिंदी के लिए। तो कुछ साथी हमारे बिल्कुल पहली बार हमारे मंच पर है। संदीप पहली बार पढ़ेंगे, और निकिता भी हमारे साथ पहली बार है। रुंजय तो आते रहे हैं, तो मुझे लगता है देर हो गई है, तो मैं स्वाति जी को बुला ही लेता हूँ, क्योंकि समय है अभी देर हो। स्वाति जी, मैं छोटा सा परिचय आ जाए स्वाति जी का। स्वाति जी ने संस्कृत की पढ़ाई की है, और हमारा जो युवा पुरस्कार, जो नवोदय योजना है, उसमें आपका एक मैथिली कविता संग्रह पूर्वागमन हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ है। आपका एक मैथिली कविता संग्रह भी है, धिया कहे शीर्षक से, और आप अनुवाद में भी सजेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो प्रकाशन विभाग की 2 किताबें तो अंकित कर चुकी हैं, हिंदी से संस्कृत में किया है। आपको मैशाम युवा सम्मान 2018 और काका साहब कालिंकर युवा साहित्य सम्मान 2017 में प्राप्त है। तो मेरे ख्याल से आप साथी को भी पाएंगे, और हम अनुरोध करेंगे कि मैथिली कविता में सबका हमर प्रणाम और धन्यवाद साहित्य अकादमी और श्रुति जन सबक सहृदय से आभार। हमार पहिल कविता समसामयिक अछि महाकुंभ पर। कहलकै कियो लागल छै 144 वर्षक बाद महाकुंभक योग। कहलकै कियो लागल छै 144 वर्षक बाद महाकुंभक योग, सनातन धर्मक रक्षा के एहन शुभ संजोग। त्रिवेणीक स्मरण मात्र
मात्र सौ मन बौझे छे शुद्ध पुलकित भ उठे तेज देहक रोम रोम समाप्त भ जाए तेज दही दैविक लौकिकता जे कहियो न केलक दान वा कोनो जीवक उपकार अकार्थे बितले जकर जीवन जे कहियो न केलक दान वा कोनो जीवक उपकार अकार्थे बितले जकर जीवन धन जोगा जोगा के राखल कहियो न खेलक नीक निकुक्ति मन जीवन सदिखन परिवार और परिजनक लेल जीवन सदिखन परिवार और परिजनक लेल 80 वर्ष तक नहीं केलक तीरथ नहीं सुनल पुराण ओ बूढ़ आय सुनल किनको सँ लागि रहल छै कुंभक मेला अमृतक नहान ओ बूढ़ आय सुनल किनको सँ लागि रहल छै कुंभक मेला अमृतक नहान सिमरिया के कहे सिमरिया के कहे नहीं नहा सकला कोसी कमला बलानक धार में सिमरिया के कहे नहीं नहा सकला कोसी कमला बलानक धार में सब दिन लागल रहता खेती पथारी माल जाल नार पुआर ओ आय समर्थ भ उठला 80 वर्षक बूढ़ नेहोरा करऽ लगला बेटा पुतहु ओ आय समर्थ भ उठला 80 वर्षक बूढ़ नेहोरा करऽ लगला बेटा पुतहु करा दिया तीर्थराज प्रयागक दर्शन करा दिया तीर्थराज प्रयागक दर्शन हे सब दिन अही सबक लेल आह काटि रहलहुँ हे सब दिन अही सबक लेल आह काटि रहलहुँ करैत रहलहुँ विस्पान हे आबो करा दिया अमृत स्नान नहीं सुनलक कोनो बेटा पुतहु नहीं देलक बूढ़ा बूढ़ी के बिनती पर सो भरल जुआनी में अपने ही चलल दुर्घाटन संग ल अपन अपन संगी आ मास भरक राशन नहीं सुनलक कोनो बेटा पुतहु नहीं देलक बूढ़ा बूढ़ी के बिनती पर सो भरल जुआनी में अपने ही चलल तीर्थाटन संग ल अपन अपन संगी आ मास भरक राशन कहैत गेल बूढ़ माय बाप के देखत छोट धिया पुता कर कहैत गेल बूढ़ माय बाप के देखत छोट धिया पुता का बरद गाय का ताबत जोगु घर घर एक सरे बूढ़ उठौलक लाठी बुढ़िया धरेलक आंगूर पहुँच गेल संगम घाट पर एक सरे बूढ़ उठौलक लाठी बुढ़िया धरेलक आंगूर पहुँच गेल संगम घाट पर नहीं जैन कतौ से रात तक 2 बजे नहीं जैन कतौ से रात तक 2 बजे हुड़दंग फौआ कदल के अंग छूट गेल बुढ़वा हाथ से बुढ़िया आंगूर खसि गेलै पिचा गेलै मुइले ओहि घाट पर आकि हेरा गेलै बाट पर दोसर कविता है बहुत दिनक बाद गेल रही गाम आ गाम जाते भरगामा वाली था हमरा ओतऽ नहिरा से लोकक चिन्हान होइ छै नहिरा के गाम से तो बहुत दिनक बाद गेल रही गाम आ गाम जाते भरगामा वाली ठाम यानी दुसद टोल पड़क रास्ता एक बढ़िया सा बदल भ गेल रहे सोली टोल पड़क रास्ता एक बढ़िया सा भ गेल रहे सोली दुनू कात फूसक घरक जगह पक्का मकान दुनू कात फूसक घरक जगह पक्का मकान सबक घर बदलल दुआरि बदलल लोक बदलल आ लोकक संग बदल गेल हुनक बोली पुछारि करैत करैत पहुँच गेलहुँ भरगामा वाली ठाम भरगामा वाली ठाम तो बैसल रहली कुर्सी पर देखैत रहली मोबाइल मरी भरगामा वाली त अचक्के देखैत बजली बुच्ची ये आओ भरगामा वाली त अचक्के देखैत बजली बुच्ची ये आओ कतेक दिनक बाद सासुरक समाज कहू पहुनाक हाल कहू कतेक दिनक बाद सासुरक समाज कहू पहुनाक हाल कहू मुदा हम त अकबक कतऽ
मालिक घर दरबज्जाक नाम पर गैक गोहाली सोझे अंगना घर अंगना में बड़का चूल्हा कोना ओ चूल्हा पर भरगमा बाली ओ चूल्हा के उज्जर चिक्कन माटि से लेबैत रह सब दिन दादी मारल दौड़े तैयो पी लैत रही छाली पड़ल ललका मिठका दूध कतेक निश्चल रही ताही समय ओ अहम कतेक निश्चल रही ताही समय ओ अहम नहीं कियो पैघ नहीं कियो छोट सबके बुझल रहे अपन अपन कर्तव्य अधिकारक परिधि कतेक निश्चल रही ताही समय ओ अहम नहीं कियो पैघ नहीं कियो छोट सबके बुझल रहे अपन अपन कर्तव्य आ अधिकारक परिधि मुदा आब तक विकासक नाम पर जातिवाद आरक्षण पैघ छोट अपन आन जेना समाप्त भ गेलै गाम घर से चिक्कन माटि तहिना बिला गेल भरगमा बाली आ हमर मन से ननद भोजक स्नेह संबंध हमरा छोट बच्चा है आर एखन ओ जीवन जीव रहल छी तऽ ताहि पर एकटा कविता कतेक निश्चल होइत अछि जिंदगी नैनपनक कतेक निश्चल होइत छै जिंदगी नैनपनक अपन ने आन निंदा ने मान कतेक निश्चल होइत छै जिंदगी नैनपनक अपन ने आन निंदा ने मान दुत्कार ने फटकार जीत ने हार की समाज के परिवार के धर्म के अधर्म के हैवान के इंसान के हिंदू आ के मुसलमान के अगला के पिछला के जीतला के हारला के बाप के पित्ती के दलन बेसी के एकरत्ती के काकी के माय के काकी के माय के बहिन के भाई की खाए की नहीं खाए कतौ रही कतौ जाए की नीक की बेजाय की झापल की उघार ककरा कहै छै पोखरि ककरा इनार की आगि की पानि की दही की चून की चीनी आ की नून ककरा कहै छै शोक की होइ छै रोग की होइत अछि आशीर्वाद आ ककरा कहै छै श्राप की पुण्य की पाप की होइ छै संकल्प की विकल्प की थिक दिन ककरा कहै छै राति की होइ छै धर्म की होइ छै जाति कखन साँझ कखन भोर ककरा कहै छै साधु ककरा चोर ककरा कहै छै मट्ठा आ ककरा घोर केहन होइ छै नैनपन कतेक निर्विकार जाड़ के कहै छै गर्मी गर्मी के जाड़ कतेक निर्विकार केहन होइ छै नैनपन कतेक निर्विकार जाड़ के कहै छै गर्मी आ गर्मी के जाड़ मुदा मुदा बढ़ऽ लगैत अछि उमेर सीखऽ लगैत छै ओर फेर मुदा बढ़ऽ लगैत छै उमेर सीखऽ लगैत छै ओर फेर बीत गेल किशोर वयस भेलै जुआन भेद सँ बुझऽ लागलै अपन आन बीत गेल किशोर वयस भेलै जुआन भेद सँ बुझऽ लागलै अपन आन के छथि बाभन के छथि बनिया के छथि सुवासिन के छथि कनिया भेद सँ बुझऽ लागलै अपन आन के छथि बाभन के छथि बनिया के थिक सुवासिन के छथि कनिया ई छथि बाप ओ छथि पित्ती ई दलन बेसी ओ एकरत्ती पढ़ऽ लागलो पोथी हुआ लागलै ज्ञान ई थिका हिंदू ओ मुसलमान पढ़ऽ लागलै पोथी हुआ लागलै ज्ञान ई थिक हिंदू ओ मुसलमान ई छथि कृष्ण ई छथि राम करऽ लागलो अर्जन जमा भेल पाय छूटि गेल माय बाप छूटि गेल भाई धन्यवाद बहुत धन्यवाद स्वाति जी। और जैसे हम कहते हैं कि एक कविता में बिंब होता है उस तरह के बिंब हम उभरते हुए देख सकते थे, चाहे वो कुंभ की बात हो, एक गाँव वापसी की बात हो या बच्चे के परवरिश है उसके विचारों को लेकर। तो बहुत एक संस्कृति भी आती है, हम कहते हैं अपनी भाषा की एक संस्कृति होती है, वो भी हम महसूस कर सकते हैं कि भाई एक परिवार है, बुजुर्ग है, तो कुंभ का क्या महत्व हो सकता है, एक बच्चे के लिए क्या दुनिया है, और एक बार गांव वापसी के बाद क्या चिंता है जो हम महसूस करने को बहुत शुभकामनाएं हैं आगे के लिए। बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूँगा संदीप शर्मा जी को, पंजाबी के हमारे युवा कवि हैं।
और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हरभजन सिंह की रचनाओं पर आप PhD कर रहे हैं और आपकी जो काव्य शैली है, जो उन्होंने खुद कहते हैं कि जर्मन जो रोमांटिक आर्ट जो था उसको हम लोग कहते हैं, उससे प्रभावित हुई है। इसके अलावा भी जो प्रेम है, मात्रा, सेशन और ये जो विषय हो सकते हैं उस पर आपका लगातार नजर रहती है, दृष्टि रहती है और आप लंबी कविताएं भी लिख रहे हैं और खासतौर पर एक लय वाली गीतात्मक जिनको हम कविताएं कहते हैं वो अब लगभग कम होती जा रही है। उस पर भी आपका काम है संदीप का और लगातार काव्य सम्मेलनों में जाते रहे हैं और आवाज़ आज आप महसूस करेंगे उनकी आवाज़ बहुत बेहतर है। तो बहुत आदर और आप लोगों की तालीम के साथ संदीप शर्मा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिक्योरिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी जो एक कहाँ पे करूँ उसे साझा करने के आप मौका दिया है। आस करता हूँ कि सभी को जो मेरी जो अंदर एक चुप चल रही है कविता है छोटी सी, अनंत दे दे अनंत दी हरकत धरत दा मत्था चुमदी, दे दे अंत दी हरकत धरत दा मत्था चुमदी, दे दा अंत आकाशी हरकत नाल धरत ते बरकत वरतांदा, धरत दा मत्था चुमण वाला अंत अनंत दे राहे पैंदा, आकाशी जुम्बिश वाला अंत अनंत दे राह दे आकार घड़दा, आकार अंत है, हरकत इसका वजूद, बरकत इसका रूप, दे अनंत है। एक छोटा सा दृश्य है जो पिछले कुछ सालों में यूक्रेन में जो जंग चल रही है, इसमें एक जवान था वाशिम वाशवानी, उसके जब सेरेमनी हो रही है और इसके ऊपर एक सबका है कि माँ के शरीर का फल गिरिया मैदाने जंग लड़दा लड़दा, माँ के शरीर का फल गिरिया मैदाने जंग लड़दा लड़दा, उसकी हिक दा दुध अज बरूद की बासी भुख नहीं पीता, उसकी हिक दा दुध अज बारूद की बासी भुख नहीं पीता, ते पी के वढ़ दित्तियां छातियां मां दियां, ते पी के वढ़ दित्तियां छातियां मां दियां, तबूत ते पैंदी मिट्टी उस उपर मुल्की झंडा, मां दे पैरां हेठों मिट्टी कढ मां दे साहां नूं दफना रहा फौजी अफसर ते भाग। एक छोटा सा वार्तक टुकड़ा मैं साझा करना चाहूँगा, इसका शीर्षक है रूह रतन। चुप रात का तसव्वुर करदा, मन दीदियां दे आखे लगदा, हनेरे विच किसे धुंधलके दे आकारां नूं तराशण च अपना आप सजग करन लगदा, तां सामने दिसदे आकारां दे तरसाने कई सवाल बन जाते, जिन्हां दा मूँह सिर लभना ही घालना, की पता कद की आवे ख्याल दियां अखां अगे, ये दिसणहार चीज घोड़े दा की सच आवे दीदियां नूं, जो दिसदा वो कद दिसदा है, जो दिसदा वो कद दिसदा है, बस कोई मगर जाल जिहा लगदा, हनेरे दी बुक्कल च जागियां अखां ही देख सकदियां दिसणहार पछाणियां दी खेड दा खिलारा, होर कुछ नहीं, ये खेड खेडण लई अंधे होण दा अभ्यास करना पैंदा, जे कोई सुजाखा है तो पक्के तौर ते अंधा है, कि जिसनूं देखना नहीं आउंदा वो पता नहीं की कुछ सामने बैठा है अपने दीदियां, रब कहंदे किसे वेख्या, ये सवाल ही किसे अंधे दा, मैं रब नूं देखिया, वो परछावियां च लुकिया हुंदा जो चानण तो बिना हो नहीं सकदा।
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੱਪ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਬਲਦੇ ਤੇ ਸਿਆਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਇਹ ਅੰਤਰਮਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਹ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। एक थोड़ी सी लंबी नजर साझी करूँगा। डिस्काउंट दिया हाँ आ ये एक फूल के ऊपर सिमरतियां दे कोरे कागज ते विलकदा दागदार सफेद फुल। सिमरतियां दे कोरे कागज ते विलकदा दागदार सफेद फुल अपनी मां दे कुखों टुट के बहुत परेशान है। अपनी मां दे कुखों टुट के बहुत परेशान है। टुटन वक्त उसने निर्छल भावना को देख कीता सी अपना आप अर्पण। उसने समर्पण को पछाणिया ते फिर पढ़ाया चंचल नार ने जो भावना की निरछलता तो डरदी उडारी विसारदी खुद ਨੂੰ ਸੁਟੋੜਦੀ फुल ਦਾ दिल तोड़दी फुल टुटिया दिल लैके अपनी मां ਨੂੰ ਬੁਹਾਰਦਾ। फुल टुटिया दिल लैके अपनी मां ਨੂੰ ਬੁਹਾਰਦਾ। मां पहुंचदी उस ताईं हवा बन के धुप बन के मिट्टी बन के छां बन के पानी बन के चुप बन के। फुल अधूरे ख्वाबां दा बीज अपनी कुख विच पलदा महसूसदा। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਲੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲੋਚਦਾ। ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਆਬਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੋਹਫੇ ਦੀ। ਵਿਰਸ਼ਲ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਵਿਰਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਉਹ ਨਾਰ ਵਿਰਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮੇਟਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਦੁਮੇਲਾ ਤਾਈ। ਫੈਲਦਾ ਦਸਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਵਾਲ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਦਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਸ ਕੋੜਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਪ ਕੋਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਛਲ ਲੰਗੇਜ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। यूपीआई अंदर किसी संकड़े खड़ोते पानियों के उन्हें छिपदा दूरों दूरों देखदा दरिया पानी में तरसदा बहाव ही गिड़कदा ते फुल अपने होर के टुटन प्रक्रिया को जानने नहीं गिड़कदा। दोहां दी इक्को ही गिड़कन गिड़कना पूरे होण दी। फुल अपने रंग रूप ते सवाल करदा उस खिड़ को कोसदा जद उसके समर्पण नाम को तोड़न लई मजबूर कीता। ਉਹ ਉਸ ਛੇੜ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਦ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜੁੜੇਗਾ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੱਥ ਜਦ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਦੂਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਪਰ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਰ ਦੀ ਨਿਰਛਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੋਅ ਸਫੈਦ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਉਤਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ।
ਧਰਮੀ ਪੁੱਤਰ थोड़ी एक्चुअली मेरे लिए इमोशनल आ और अपने फादर साहब ने एक्सपायर तो उन्होंने याद रखी थी और इनका शीर्षक के नीचे एक ख्याल सी कि तलाश उस मोह के धागे की तंग की जो इनकलाबी गंढ मारने सो कविता जी किताबां दे रखने की अद्धी खाली पई स्लैब ते उड़ीक रहा है टुटिया होया चश्मा पिता जी का अपने आप के तसव्वुर का बिंब उसकी लैंज चों टिकटिया होया है पिता जी के रसूख का तिलसम टुटिया नजर आता रोज पिंडी गंद की परत ने बुढ़ा कर दिता तो दुनिया की हलचल हुण साफ नजर नहीं आ रही पिता जी किसी गहरे दर्द का बयान करने अखर नहीं कर सकते जो आउण उठाउण ते चश्मा लगाउण पिता जी ने आखिरी बार चश्मा किताबां दे ही नेड़े कोश रखे वो दूर दी निगाह वाला चश्मा किताबां दे नेड़े ही कोश रखे वो हिसाबी किताबी चंगे सन शायद चीज रखने का भी कोई हिसाब होंदा होवे पुत्र ने वो चश्मा उठाया मलमली लीर नाल साफ किया फिर रख दिता उसनूं स्पैक्स केस संभाल के मोह विच भज्जा धर्मी पुत्र उन्होंने याद करदा वो बहुत खुश है पर पिता जी के चश्मे नूं हुण हनेरे तो बिना शायद कुछ होर नजर नहीं आ रहा। बहुत धन्यवाद संदीप। जैसे संदीप ने शुरू में ही कहा था कि उनकी कविता चुप की कविता है, एक जिसको हम कहते हैं ना खामोशी, और हम महसूस कर सकते हैं उनकी खामोशी में गहराई है। वो गहराई ये है कि जो दुनिया का पूरा माया जाल है उसको वो अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं। और वो हमने देखा कि कोई क्यों आ रहा है, कोई क्यों जा रहा है, कोई क्यों ख़त्म, चाहे वो फूल की बात थी, चाहे वो अनंत या क्वीन की थी। तो एक मैं समझ सकते हैं हम, एक युवा जो है उसकी दृष्टि आसपास तो है ही, लेकिन वो चाहे ट्रेन में या कहीं भी मानवता के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो वो उनको चीज़ों को पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं। एक यही ऐसी चीज़ होती है जो हमें विश्वास दिलाती है कि हमारा युवा जो लेखक है वो चीज़ों को महसूस कर रहा है और एक सही रास्ते पर बढ़ रहा है। तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपको ऐसे ही लिखता है। और साथियों, अब मैं अंग्रेजी के रणजीत सरकार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। और आप बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका, संजय का, मतलब कलाकार हैं, शोधकर्ता हैं, क्यूरेटर हैं, शिक्षक तो हैं, और इसके अलावा लेखन, फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण और संगीत में भी रुचि है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रुचियाँ होती हैं ये हमारी शब्द ज्ञान को भी और हमारे अनुभव संसार को भी बड़ा करती हैं, विस्तार देती हैं। तो वही शायद उनकी कविता में है। और उनका जो काव्य संग्रह हमारे साहित्य अकादमी से ही प्रकाशित है, पहला पीरियड नाम से, जो 2018 में जो एक यही है नोटिस पीरियड, जो नवोदय योजना जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसी में आपकी ये पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी ब्लूम्सबरी और इनसे मतलब स्प्रिंगर से कई किताबें हैं। फिल्म भी आप लगभग बनाते रहे हैं, और जो लघु शॉर्ट फिल्म जिनको हम कहते हैं, होल्ड स्टडी 2022 की आपकी एक है, और स्मोक स्क्रीन 2018, और ये सब कहीं ना कहीं पहचान और स्मृति जो एक हमारी यादें होती हैं उन सब में डील करती हैं, मतलब उन तक पकड़ती हैं, उन तक पहुँचती हैं। तो मैं बहुत मतलब आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी कविताओं के साथ, और भी कुछ कहना चाहें अपनी कविताओं के बारे में तो वो भी कहें। शुक्रिया अजय जी, और शुक्रिया आप सबके आने का। मुझे बुलाया गया है अंग्रेजी कविता के बारे में कुछ बात करने के लिए, बट आई रादर प्रेफर सेइंग सम पोएम्स इंस्टेड। आपको अगर मेरी कविता अच्छी लगी, ये है नोटिस पीरियड, साहित्य अकादमी के द्वारा पब्लिश है। उस तरफ मुझे एक कॉपी तो दिख गई है, पर उसके अलावा आप अगर चाहते हैं और कॉपीज आप सेंटर पर जाकर ऑर्डर कर लीजिएगा, मेरे को बोल दीजिएगा, आपको साइन वाइन करवाना है तो वो भी कर लेंगे सर, या हूँ कुछ देर। तो पहली कविता का नाम है मैप्स। बहुत पुरानी कविता है, मैंने लिखी थी ये 2013 में, और कभी लगा नहीं था कि एक किताब भी होगी जिसमें ये
ये पोइम दोबारा जाएगी, बट बहुत लकी फील करता हूँ खुद को कि साहित्य अकादमी जैसे पब्लिकेशन हाउस ने मैप्स को भी पसंद करा और मेरे बाकी मैन्युस्क्रिप्ट को भी, वरना सिर्फ एक कविता पब्लिश करने से थोड़ा सैड हो जाता. So with that, let me begin. The first poem is called Maps. I was drawing a map the other day to block the way your skin felt as it grazed against mine, hoping against hope that it would lead me back to your scent. But halfway through, I found myself utterly lost. In a rickshaw, being woken up by a lady asking if I knew how to get to a street where she grew up. My answers seemed to spread out, rolling from my tongue like clouds as she, wiping away blurry eyes, began to take my hand and walk me out. It seemed pointless to try to resist, so I held her hand and slipped in between stationary cars to cross to the other side. And as we lay our heads to the ground on the divider between here and over there, she pushed me off because she felt the sudden urge to pick up. In an empty room, is it silence? If the only sounds I make when alone are to keep me alive, or should I have given up long before, trying to look for your brand of sight? It's strange, really. Not at all what you would have wanted for me to walk into your room that night and resist the urge to make it my own, but I didn't. Because you asked me not to. Sit down so slowly, you said it made you aware of time that we had lost in the transit. So I leaned against the cupboard that we had spent days looking for at keeping away, lit my cigarette and watched you fall back to sleep, and the last words you said, as I began to draw circles on the old parchment I carried to pin you down, my location, lines beginning to make sense in their intersecting passions. Shri R. Venkatramani is in conversation with the Vice Chancellor of OP Jindal University, Dr. C. Rajkumar, at the Theme Pavilion, Hall number 5. नहीं, मेरी गाड़ी नहीं. As I began to draw circles on the old parchment I carried to pin you down by location. Listen. Important announcement. The Attorney General for India, Shri R. Venkatramani, is in conversation with the Vice Chancellor of OP Jindal Global University, Dr. C. Rajkumar, at Theme Pavilion, Hall number 5. Lines beginning to make sense in their intersecting passions was to make sure I don't wake the landlady downstairs when I walk down the stairs with my unevenly placed heavy footsteps. Maps are useless after all if you already know where to go and how to get there. Unless they could be drawn again like breaths, having once left your body, transformed, returning to singe the corners of your mouth, leaving you breathless, doubled up, holding on to your table for support as you wake up to the doorbell ringing, and your ink pen having rolled off while you dreamt, leaking on the floor, staining the rug he gave you, crystallizing the wool with shades of blue, creating patterns that will be left untouched till you move again and are forced to ask for directions. These are part of the book itself is split into 3 sections. The first section is what I very reluctantly call love poems. The section is called Jewels. So I'm primarily going to read 1 or 2 more poems from this section. The next one is a short poem called I. Riksha! Gripping his eyes to the tightness of her hands, each golden wisp of hair gently tumbling before his eyes. Focus increasing the shutter speed of Riksha! Damn it, almost had the lines. Her cold eyes freeing me from my search for understanding, if not appreciation. For what is the latter but an absence of Abbe Riksha? At this rate, I'm definitely getting late. Though time would mean nothing if that moment inside Mrs. Agarwal's pool could return. Meet is a Panchi. Hello, Sunena. Just got an auto, yeah. I'm on my way. Should be there in 20. So if you could
just hold my hand once again, like you did that day in the rain? Oh, was it not you? Oh. Or like that time in the pool when we were counting the air bubbles we released from our mouths and watched floating away to the surface? Wasn't you this time either? This is really scaring me. This cold auto, these familiar streets, the phone that you kept a minute ago, and you. Where am I going again? भैया, मैंने कहाँ ले जाने के लिए बोला था? पंशील? Sorry भैया, आप साकेत ले लीजिए. पंशील में कोई नहीं रहता. शायद. और ये आखिरी पोएम, it's called KTM of Kathmandu. The gaps in between your toes, crinkling stomach aches, faulty wiring, all of this, everything apart from that evening in the cold. Was it cold? In the cold held against your warm skin, listening in to juxtapose breathing ins and outs with the sound of some murmurs reaching out from my cell phone as it lay on the sides in between your hip and my elbow. I pass you my cigarette, you say you don't smoke. Take a few drags and pass it back, waiting for your turn. It's night time, I think. Don't you think it's odd for a moment to continue when all a day wants to do is sink away? In a way, I understand Bulle Shah better now. He resonates with my eyelids as I sit here writing you a love letter I can never deliver at your doorstep because you have none. You say your house in Kathmandu has no postal address. So if I send you this letter, will it go undelivered? Or will it be dropped from the plains amongst millions of thoughts carved out in balsam wood, smelling of chandan agarbattis with only your rendition of Still Loving You guide its way? I picture this piece of paper in a marketplace, stepped on, crumbled, spit on, fumbled, loose change and dropped as part of a transaction with a flower seller selling coriander seeds to a Parsi man suffering from amnesia in his late 30s. I sit here praying this reaches you. It's been how long since we've met? A year? A week? It's not that time ceases when I see your face, it's just time seems ever more so ephemeral when rubbed against your breathing, wilting syllables, your sobriquets, your monologues and your constant looking away. Did time just pass? Are you reading these lines? Did you get my letter? You say Kathmandu doesn't have postal addresses, and here I was thinking you did. Love is so short, forgetting so long. Love is so short, forgetting is so long. Remember our argument on the exact phraseology? You won, the mad woman, and it seemed to only make your truth clearer. When you paused before you left my lips and silently spoke in my eyes of another. You did not lie. I never thought you would. It's a strange world really, where literally now meets both itself and the opposite. And letters get delivered to anyone but you. Everyone but you. I really don't know what to say to you anymore because we've only just begun talking about how long it's been. You remember Polly, the three-legged dog? Polly, the not parrot, the not pirate's companion dog who stayed with us that evening? Haven't seen her since. I was wishing for a Polaroid camera the other day and I wondered if I had taken your pictures with it, would you have been easier to hold? If I took a picture of everything that makes you, you for me and stuck it onto this page, would you come to life? Would you tell you about me? Would it be easier to hear it from yourself? Would you be able to stand it? When you tell you of how much I care, how much I remember to forget, how much I hate or love, and most importantly, would you deliver this letter to you? You say you have no postal address. It's fine. This letter doesn't need to be delivered. Thank you. जैसे हम कहते हैं कि कविता में एक दिन और एक पूरा संवाद, एक चुलबुलापन और एक जो लव कविता तो हम जानते हैं कि एक कविता की परंपरा रही है और बहुत बेहतर ढंग से लिखी भी जाती रही है।
तो एक उसका बहुत ही सुंदर हमने नमूने देखे ये सारी कविताओं में। बहुत बधाई आपके लिए। और एक देखिए कविता पढ़ने का एक ढंग भी होता है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं अपनी बात तक पहुँचाने में सहायता करता है। तो ये भी एक कला है जो हमारे युवाओं को सीखना भी चाहिए और इसको बनाए भी रखना चाहिए। तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। और अब हम अंतिम अपनी कवित्री को आमंत्रित करना चाहेंगे हिंदी के लिए निकिता नैथानी। निकिता अपनी कविताओं में ज़्यादा कहती हैं और वो परिचय और दूसरी चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखती हैं, और उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। उन्होंने सिंपल लिख के भेजा है कि मेरा नाम निकिता नैथानी है, मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ, वर्तमान में फरीदाबाद में रहती हूँ, इग्नू से मास्टर्स कर रही हूँ और बाकी जीवन है कभी चलता कभी रुकता रहता है, इतना ही। तो मुझे लगता है ऐसी ही रुकने और चलने वाली उनकी कविताएँ होंगी। तो बहुत स्वागत है निकिता, और आप कविताएँ पढ़िए। और अगर जैसे आप उत्तराखंड से हैं, अगर वहाँ का कोई आपको टेक्सचर हो भाषा का या वो भी आप साझा करना चाहें तो हमारे साथियों से कर सकते हैं। निकिता। बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य अकादमी और आप सभी का जो लोग मुझे सुने। वैसे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, कविता पर ही बातें वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा। पहली कविता का शीर्षक है चांद को बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मनस्थिति है, तो उस मनस्थिति को आप चांद के माध्यम से समझिए, चांद के साथ साथ समझिए कि वो किस तरीके से हमें एकदम घुमाती है और किस तरीके से हमारे साथ होती है। समय भूल गया है गति और रास्ता, बार बार छत और दरवाजों तक जा लौट पड़ता है पीछे। उसकी आंखों का खालीपन बिल्ली के बच्चे साथ घूम रहा है चारों तरफ। आंखें रोज रात को उठ जाती हैं आसमान की तरफ, अपनी एंजाइटी के साथ घटता बढ़ता हुआ चांद नहीं छिपा पाता अपने मूड में। कभी अचानक ही बिना किसी कारण खुशी से चमक उठता है, तो कभी भय और निराशा में कैसा पीला पड़ जाता है उसका मुख। अक्सर अकेला जागता रहता है निपट अंधेरी रातों में, और कभी बादलों की चादर तान नींद में ऐसा डूबता है कि नहीं रहती कोई सुबह। महीने भर के उतार चढ़ाव से उठता कर एक दिन के लिए वो चला जाता है कहीं। शायद आत्महत्या के विचार प्रबल उठते होंगे उसके भीतर, शायद फूट फूट कर रो लेना चाहता होगा और कहीं कोई देख न ले इसलिए छुप जाता होगा एक रात के लिए। हर हाल में चमकते रहना भी जीते चले जाने की तरह कितना बड़ा युद्ध है, कितनी बड़ी यात्रा। इतनी सारी भाषाओं में क्या है कोई गीत, कोई पंक्ति, कोई शब्द जो टूटे हुए अंतर मन को जोड़ सके? अगर नहीं तो जंग लग गई है सारे शब्दों को, इन्हें उठाकर कूड़े के ढेर में फेंका गया। इतने मनुष्यों की भीड़ में क्या सारे स्पर्श संज्ञाहीन हो चुके हैं? क्यों समाज से लड़ने, पर्वत और समुद्र लांघने और अंतरिक्ष तक पहुंच जाने वालों का साहस उदास हथेलियों तक पहुंचते पहुंचते डगमगा जाता है? क्या साझा करने के लिए हमारे पास क्या साझा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जरा सा मौन भी नहीं? तो चंद्रमा, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। महान सिद्धांतों और लंबे भाषणों के इस दौर में जब हम एक मामूली मनुष्य का मन भी नहीं बचा पा रहे हैं, तब तुम्हारे मन तक पहुँचने की बात सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। पहाड़ से जैसे हूँ तो बहुत सारी कविताओं में पहाड़ तो आया ही है। एक ये कविता है जिसका शीर्षक है झुमके, इसमें भी आपको पहाड़ देखने को मिलेगा।
कविता मेरी माँ को भी समर्पित है। इसको मैं सुनाती हूँ। मैंने अपनी माँ को कभी कानों में बालियां पहनते हुए नहीं देखा, न हाथों में चूड़ियां, न पैरों में पाजेब। मैंने जब भी उसे देखा वह दूर जंगल से घास के बोझे उठाए चली आ रही थी। उसके बालों पर अटकी हुई पराल, बिखरे हुए बाल और उलझी हुई देह। मैंने उसे चट्टान तोड़ते देखा और देखा कि एक दिन वो खुद चट्टान हो गया। मैंने उसके हाथ देखे, गर्माहट भरे मजबूत हाथ, लेकिन खुरदुरे और बेहाल। उसके हाथ लोहे और लकड़ी, पत्थर और मिट्टी, पानी और आग, प्रकृति और मनुष्य के दिए घावों से भरे हुए। मैंने माँ को देखा और सोचा, इतने समय तक पहाड़ को पालते पोसते वह खुद कब पहाड़ हो गए ये उसे भी नहीं मालूम। मैंने माँ को देखा मिट्टी को मिट्टी बनाते, क्यारियां संवारते, भारी बारिशों में, कड़कती ठंड में, जलती धूप में जंगल से लौटते और जंगल में लौटते। मैंने उसे कभी भीड़ में नहीं देखा, देखती तो शायद कुछ देर के लिए पहचानती भी नहीं। वह हमेशा अकेली ही आती रही मुझ तक, हाथों में दराती और रस्सी पकड़े, सारे भय कमर में बांधे। वह उन सारी लोक कथाओं की नायिका थी जिन्हें मैंने अब तक सुना। वह बागिन हुई, वह मेरी माँ हुई। मैंने उसे कभी अपनी बाकी प्रेमिकाओं की तरह कानों में झुमके पहनते नहीं देखा, ना ही सजाया उसने फूल कभी बालों पर। उसके कानों पर झूल रहे थे उसकी माँ के दिए हुए एक जोड़ी कुंडल। आज माँ के कुंडल मुझे थार के उस पार से लालटेन की तरह निकल आने वाले चांद की तरह लगते हैं, और सबसे सुंदर प्रेमिका लगती है माँ। एक कविता है, इसमें भी पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। इसका शीर्षक है अंतिम पहरेदार। रसोई से निकलने पर उसकी सूजी हुई लाल आंखों के बारे में यह बता पाना मुश्किल है कि ऐसा बहुत ज़्यादा धुएं से हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा रो लेने से। ऐसा भी संभव है कि ये दोनों ही बातें सच हैं। फिर अचानक उसे ठटाकर हंसते हुए देखकर उसके कुछ समय पहले तक रोने की वजह का अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल काम मालूम होता है। वह गांव की अंतिम बची हुई बूढ़ी हो आई जवान औरत है, आदमी और जंगल के बिखरते हुए समझौते की अंतिम पहरेदार। शाम को जंगल से लौटते हुए बोझे से झुकी हुई उसकी पीठ लगती है कच्छप की पीठ, और बोझे लगते हैं उस पर टिके हुए पहाड़। वह बाघ से नहीं डरती, वह उसे भगाने के लिए उस दिशा में ऐसे दौड़ती है जैसे तितलियों के पीछे बच्चे। वह कभी कभी आधी रात को जाग निकलती है आंगन में, जैसे बाघ को देती हो मौन हिदायत अपनी हद में रहने की। एक पहाड़ पे और पहाड़ की स्त्रियां। देहरियों के उलट जंगलों ने कभी नहीं दुत्कारा स्त्रियों को। वे सदैव उनके साथ रहे, दुख में, छुपने में, यहाँ तक कि उनकी टूटती हुई आखिरी सांसों में भी केवल वे ही उनके साथ रहे। जंगल पहाड़ की स्त्रियों के रहे सच्चे पिता, भाई, पुत्र और मित्र। साथ रहते हुए भी
आवाज़ों को लपक कर बंद कर लेंगे मिट्टी के घड़े में और रख आएंगे दम तोड़ रही यमुना के जीवित रह गए किसी घाट पर। दूर तक चलते जाएंगे धूप में चुपचाप। हाँ, एक भाषा संभाल कर रख लेंगे, उंगलियों और हथेलियों की, स्पर्श की, सहारे की। उग्रसेन की बावली पर वो हल्ले के बीच घंटों चुपचाप बैठ सुनेंगे इतिहास के सुराखों से हम तक पहुंचती हुई पानी की सरसराहट। मौन स्पर्श, मौन अभिव्यक्ति, मौन सहजता। हम आकाश को ताकेंगे और मुस्कुराएंगे। चीखती हुई, लगातार कानों में गूंजती हुई, प्रश्न पर प्रश्न करती आवाज़ों को दिखाएंगे ठेंगा। भाषाओं, शब्दों और आवाज़ों की तानाशाही के विरुद्ध हम मौन हो करते रहेंगे प्रेम और लौट जाएंगे चुपचाप अपनी अपनी दिशा में। साथियों, अभी काफ़ी युवा है निकिता, लेकिन आप शब्द और उनकी कविता को देख सकते हैं जितनी गहराई से उन्होंने महसूस कर रही हैं वो चीज़ों को, और ख़ासतौर पर अपने पहाड़ को। और पहाड़ की हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ बरेली में, तो पहाड़ बहुत आना जाना रहा, तो मैं समझ सकता हूँ वो जो बिल है वो कितने सच्चे हैं। वो दराती और वो पीठ पर लगा हुआ सामान और एक बाघ का डर, और ये सब ही बस यही शायद इतनी ज़िंदगी होती है एक वहाँ की स्त्री की। तो उन्होंने बहुत गहराई से उसको महसूस किया, हम तक पहुँचाया। और इतना ही नहीं, वो चाँद को भी अगर कहीं देख रही हैं कि उसमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, वो मानव उस स्पर्श को भी इस फिल्म में ढूंढ रही हैं। और लास्ट में वो जो कह रहे थे आवाज़ें जो होती हैं, आवाज़ों के दो रूप होते हैं, एक प्रार्थना का भी रूप होता है, एक विरोध का भी रूप होता है, और एक वो जो हमला करती है किसी पे, है ना, वो रूप भी होता है। तो इन भाषा के रूपों को पहचानना और उसमें से हमें क्या सहेजना है, वो बातें वो हम तक पहुंचा पा रही है। तो बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत सुंदर कविताएँ हैं। तो आज बहुत धन्यवाद निकिता। और आज जितने हमारे साथी थे, संदीप शर्मा, रंजय सरकार, स्वाति साकिंबरी, तो मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे मंच पर रहेंगे और इसी तरह एक कविता को जीवन और उसकी जो राह है, सुंदर राह, उस पर आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत आभार, शुभकामनाएं।